2017 डोकलाम, वहाँ भी चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन होती है और वहाँ भी हमारे आर्मी के साथ स्टैंड ऑफ होता है, चाइनीज़ आर्मी का, मिलिट्री का। और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं ये चाइना की तरफ से इन द रीसेंट पास्ट कई बार की गई हैं और कई बार हमारे सेना के जवान उनके साथ स्टैंड ऑफ में रहते हैं। तो इससे हमें ये तो पता चलता ही है कि चाइना इस तरह के स्टेप्स लेता रहता है, मसल फ्लेक्सिंग और उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो यूज़ करता रहता है। लेकिन जो जून 2020 अभी इस साल में हुआ वो पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। टू बी एग्जैक्ट, इतने मास स्केल पे सेना की तैनाती और दोनों ओर से झड़प में इतनी जानों का जाना ऐसा कई दशकों से नहीं हुआ था। इसलिए आज हम लोग इस रीसेंट ऑनगोइंग इवेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इंडिया चाइना रीसेंट टेंशन्स को जानने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप सबों का स्वागत है नॉलेज सूप यूपीएससी में। तो हम लोग अभी फंडामेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसके कारण से ये चीज़ें अभी हो रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि अभी पूरा विश्व कोविड-19 से परेशान है। कई देश अभी भी लॉकडाउन में हैं, इंडिया भी, कई शहर अभी भी लॉकडाउन में हैं और इसे मैसिव इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ रहा है सारी कंट्रीज़ को। चाइना से जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ भी लार्ज स्केल पे कई लोगों की जानें गई हैं और वहाँ की जनता इससे खुश नहीं है। हालांकि कभी चाइना इस नंबर्स को कभी क्लियरली रिवील नहीं करता कि कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है। ऑलराइट, सो वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एक आक्रोश है लोगों में और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये एक फंडामेंटल इश्यू है। तो कुछ और भी इश्यूज़ हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। उनमें से एक है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने एक रिसेंटली प्रस्ताव रखा जिसमें कि जो चाइना का वुहान लैब था जहाँ से बोला जा रहा है, डाउट किया जा रहा है कि ये वायरस वहीं से लीक हुआ है, तो उसको जांच करने की मांग उठाई ऑस्ट्रेलिया ने। उसको कई देशों ने साइन किया इंक्लूडिंग इंडिया। हालांकि चीन इस प्रस्ताव को नहीं माना और किसी तरह से इस पूरे सिचुएशन को एस्केप कर गया। ऑलराइट, उधर चाइना ने हांगकांग में कई लॉज इम्पोज कर रखे हैं जो कि हांगकांग में उनके लिए उनकी सॉवरेंटी के खिलाफ है और वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए हैं और बुरी तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसको दबाने के लिए चाइना ने अपनी मिलिट्री तक को वहाँ के सड़कों पे उतार रखा है। फिर नेक्स्ट जो है वो एक और पॉइंट है कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है जो कि उसको हेल्प करेगा टू क्लेम मोर एंड मोर एरियाज़ ओवर वाटर्स। ऑलराइट, तो इससे भी कई देश लाइक जापान, साउथ कोरिया, ये लोग खुश नहीं हैं और इन सारी गवर्नमेंट्स का भी प्रेशर चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर लगातार बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि चाइना की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं रिसेंटली वो सब कहीं ना कहीं उसे वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया है, क्योंकि चाइनीज़ लोग इन सारी खबरों को वो भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनकी वो कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है। तो इसी बात से ध्यान हटाने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट में एक नेशनलिस्ट एजेंडा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स में ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहे हैं बॉर्डर पे और अपने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है। ऑलराइट, दूसरा कारण ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से अपना बॉर्डर एरियाज़ जो है वो डेवलप कर रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जो कि चाइनीज़ साइड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रिसेंटली जो टेंशन्स हुई हैं, जो स्टैंड ऑफ हुआ है, वो मेनली हुआ है लद्दाख रीजन में और उसमें भी टू बी एग्जैक्ट एंड प्राइमरली 3 रीजन्स में हुआ है। वो है आपकी गलवान वैली, पैंगोंग सो लेक और हॉट स्प्रिंग्स का एरिया। तो अगर बात की जाए स्टार्टिंग से, तो जो ये पैंगोंग सो लेक है इसमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिमार्केशन है
उसमें इंडियन वर्जन कुछ अलग है और चाइनीज़ वर्जन कुछ और ही है। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया अपनी टेरिटरी क्लेम करता है उसमें इससे पहले कभी भी चाइनीज़ साइड से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं की गई थी। इस बार ये पहली बार किया जाता है और इस तरह की स्टैंड ऑफ्स की सिचुएशन क्रिएट होती है। हर साल इस एरिया में इंडियन आर्मी के द्वारा कई ड्रिल्स किए जाते थे और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पेट्रोलिंग होती ही रहती है। इस बार पेट्रोलिंग में थोड़ी सी देरी हुई और ड्यू टू कोविड-19 यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं हुआ, कोई ड्रिलिंग नहीं की गई। तो इससे क्या होता है कि वो लोग हमारी एरियाज़ में, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जो हमारा वर्जन है उसको वो ब्रीच करके अंदर आ जाते हैं। तो जब यहाँ से इंडियन सोल्जर्स पेट्रोलिंग के लिए उस साइड पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ चाइनीज़ साइड्स में उन्होंने कई सारे बोट्स वहाँ पे ला रखे हैं। वहाँ पे उन्होंने टेम्पररी टेंट्स लगा लिया है, टेम्पररी बंकर्स बना रखा है। तो इस पे इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी अपना विरोध जताती है और कहती है आप हमारे टेरिटरी से बाहर निकलिए, आपने हमें, हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आपने ब्रीच किया है और आप अंदर आ गए हैं, आप जाइए, पीछे हटिए। तो यहीं से स्टैंड ऑफ जो है वो शुरू होता है। दोनों आर्मीज़ आपस में एंगेज हो जाती हैं। 6 जून को ये जो स्टैंड ऑफ्स हुई दोनों आर्मीज़ की, तो इसको ईज़ आउट करने के लिए दोनों आर्मी के कमांडर्स एक मीटिंग करते हैं। इंडिया के साइड से जो लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स हैं उनके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइनीज़ साइड से जो कमांडर हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल लियू लिन, वो दोनों बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और कहा जाता है कि ठीक है, दोनों आर्मीज़ पीछे जाएंगी। और अपने इंडिया के साइड से ये भी कहा जाता है कि वो चाइनीज़ साइड अपनी सारी टेम्परेरी इस्टेब्लिशमेंट को भी वहाँ से हटाएगी। तो इस तरह का प्रोसेस शुरू होता है और धीरे धीरे ये चीज़ किया भी जा रहा होता है। ऑलराइट, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो ये डिस्केलेशन की प्रोसेस है ये सही से हो रही है कि नहीं, इंडिया के साइड से जो है वो जनरल संतोष बाबू और उनकी टुकड़ी जो है, ऑलराइट, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और उनके साथ 19 सोल्जर्स जाते हैं पेट्रोलिंग में, वो ये देखने के लिए कि डी एस्केलेशन की प्रोसेस सही से हो रही है कि नहीं। लेकिन जब इंडियन सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं तो यह देखते हैं कि चाइनीज़ सोल्जर्स और ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे हैं और ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भारतीय साइड से चाइनीज़ साइड को ये कहा जाता है कि आप डी एस्केलेशन की प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ प्रॉपरली फॉलो कीजिए और आप पीछे हटिए। और आपने जो ये और ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है इसको आप प्लीज़ ख़त्म करिए और लेके जाइए अपने सारी चीज़ों को। लेकिन चाइनीज़ साइड ने बड़े ही अच्छे से प्लान तरीके से क्या किया कि इंडियन सोल्जर्स पे, इंडियन जो ट्रूप्स वहाँ गई थी पेट्रोलिंग के लिए, उस पर हमला कर दिया। और हालांकि इस हमले में दोनों साइड से कोई भी गोलियां नहीं चली, ठीक है, लेकिन उनके पास रॉड, बार्ड वायर स्टिक्स और नेल स्टडेड क्लब्स थे जिससे उन्होंने हमला कर दिया इंडियन साइड पे। और इस जो झड़प हुई, इस झड़प में कुल 20 जवान 16 बिहार रेजिमेंट के शहीद हो गए। और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स एंड मीडिया सोर्सेज, चाइनीज़ साइड को 40 के अबव कैजुअल्टीज़ हुई हैं। हालांकि चाइना कभी भी कोई भी नंबर्स करेक्ट नहीं बताता और कभी कोई नंबर्स रिवील भी नहीं करता। तो अब सवाल ये है कि इन सब घटनाओं के बाद हमारी पॉलिसीज़ किस प्रकार से होंगी या चेंज करनी पड़ेंगी हमें। पहली बात ये है कि जब ये स्टैंड ऑफ चल रहा था तभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करेगा हमारे बायलैटरल टाइज। और ये चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। इंडिया के लिए ये जो डील है ये इन द कमिंग फ्यूचर बहुत एडवांटेजियस होगा। ऑलराइट, देन दूसरी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने
अपनी सारी कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाइना पे कम डिपेंडेंसी हो आपकी, और आप वहाँ से बाहर निकले, कहीं किसी दूसरे देश में आप जाएं और वहाँ पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से क्रिएट करें। तो इस प्रोसेस में इंडिया को ये कोशिश तेज़ कर देनी चाहिए कि कैसे वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें इन सारी कंपनीज़ के लिए, कि सारी कंपनीज़ इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे। ऑलराइट, तो इसके बाद एक पॉइंट है कि इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है इन द क्वाड ग्रुप वो भी बढ़ानी चाहिए इंडिया को। और जो क्वाड ग्रुप है जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी अच्छी इकोनॉमीज़ और पावरफुल कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं, इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने से चाइनीज़ साइड को आप चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर सकते हैं। तो इसमें भी इंडिया को अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ानी चाहिए। रिसेंटली अभी इस स्टैंड ऑफ के बाद इंडियन रेलवेज़ ने भी 471 करोड़ का जो सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट था इंडियन रेलवेज़ में जो चाइना को दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया है। और जो बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी अभी बहुत ट्रेंडिंग है। हालांकि ये कितना पॉसिबल है ये हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को अपने पॉलिसीज़ में लानी चाहिए। और जो भी आगे पॉलिसीज़ होंगी, जो अभी रिसेंटली ये इवेंट्स अभी ख़त्म हुए नहीं हैं, ये डी एस्केलेशन का प्रोसेस जो है अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो किस तरह से आगे इंडिया जो भी अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाता है और चाइनीज़ साइड को कैसे काउंटर करने की कोशिश करता है, ये हम लोग जैसे जैसे अभी डेवलपमेंट्स होंगी इस चीज़ में, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो वे फॉरवर्ड है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए हमारे लिए। तो चाइना के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे भारत की। तो दोनों साइड्स को डी एस्केलेट करना ही चाहिए इस सिचुएशन को, और वॉर को तो अवॉइड करना ही चाहिए, नहीं तो दोनों साइड्स को मैसिव लॉस होगा, बोथ इकोनॉमिकली एंड यहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स भी डेंजर में आ जाएंगी दोनों कंट्रीज़ में। ऑलराइट, तो अभी जो चाइना की इमेज बन गई है, सेकेंड पॉइंट ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अभी चाइना की इमेज बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे, जो कि ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, सारी कंट्रीज़ डाउट करती हैं चाइना पे ड्यू टू कोविड-19, इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और इस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हमारा इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, वो कम करें और हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स से काउंटर करने की कोशिश अभी कर सकते हैं। और जो भी पुअर नेशंस जो इस क्राइसिस से जूझ रही हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको फिर से एक अच्छा वहाँ पे माहौल क्रिएट कर सकें, ऐसा हमें उनको एड्स प्रोवाइड करना चाहिए। बोथ मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की एड प्रोवाइड करनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में, जहाँ भी जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। और एक वर्ल्ड लीडर के जैसा, मेडिकल के जो एरिया है उसमें एक वर्ल्ड लीडर जैसा हमें रोल प्ले करना चाहिए। जो अगला पॉइंट है हमारे पास कि हमारे यहाँ जो लेबर लॉज हैं उनको और अच्छा बनाना चाहिए, और जो कंपनीज़ के लिए लॉज एंड डिफरेंट मेथड्स हैं उसको रिलैक्स करना चाहिए, उनके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी हमें। तो और इससे क्या होगा कि हमारा जो मेक इन इंडिया का है या फिर आत्मनिर्भर भारत का जो हमने वो एक आउटलाइन क्रिएट किया है, जो हम चाहते हैं कि हमारा देश भी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बहुत आगे निकले, इसके लिए हम अभी से ही बहुत सारे रिलैक्सेशंस लाके, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स क्रिएट करके, छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मदद करके, फाइनेंशियली सपोर्ट करके जो है ये सब चीज़ अभी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें अभी बहुत ध्यान देना चाहिए, और आगे हम ये सब देखेंगे और जो भी पॉलिसीज़ आती हैं इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेंगी, और इसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share the video. Thank you so much.